हेलो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं भूगोल 10th चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। आज हम पूरा चैप्टर को खत्म कर देंगे और आज आप ऐसा सीख के जाइएगा कि एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप सारा क्वेश्चन एग्जाम बना दीजिएगा। ये जो संसाधन चैप्टर है क्लास 10th में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही चैप्टर पूरा ज्योग्राफी का क्या है, बेस है, क्या बोलते हैं इसको, बोल सकते हैं इसको आधार है। चैप्टर अगर हम पढ़ लेंगे तो आने वाले सारा चैप्टर क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा और पढ़ने में बहुत मजा आएगा। और आज हम इतना मजे से पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर को कि पूरा खत्म कर देंगे और कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो एक छोड़ेंगे नहीं। तो इस चैप्टर को क्या करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें आता है कि संसाधन क्या होता है। तो चैप्टर का नाम ही है संसाधन। तो संसाधन क्या होता है, क्या बोल रहा है इसमें, संसाधन क्या होता है। तो संसाधन के बारे में जानने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, इस बच्चा से पूछना पड़ेगा कि संसाधन क्या होता है। तो बताओ बच्चों कि संसाधन क्या होता है। तो ये बताएगा अभी संसाधन क्या होता है। संसाधन क्या होता है कि अभी हम जो वीडियो बना रहे हैं, अभी हम जो वीडियो शूट कर रहे हैं, ये जो वीडियो शूट कर रहे हैं, हमारे आसपास जो भी चीज है वो क्या है, प्रकार का संसाधन है। क्या है, एक प्रकार के संसाधन है। हमारे उपयोग में जो भी आ रहा है, हमारे उपयोग में जो भी आ रहा है, यानी मानव के उपयोग में जो भी पदार्थ उपयोग में आ जाए वो क्या कहलाएगा, वो संसाधन कहलाएगा। चाहे जो भी पदार्थ हो, जो भी पदार्थ मानव के लिए उपयोग में आ जाए वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा संसाधन। संसाधन की पूरी परिभाषा लिख लिए हैं और आपको सिर्फ क्या करना है, एकदम बढ़िया से एकदम नोट्स उतार लेना है। जैसे क्या लिखा है, वे सभी वस्तुएं, यानी वे सभी पदार्थ जो आवश्यकता हो, यानी कि मानव की आवश्यकताओं को क्या करे, पूर्ण करने में सक्षम हो। जो भी वस्तु मानव की आवश्यकताओं को पूर्ण कर देगा, क्या कर देगा, मानव की आवश्यकताओं को पूर्ण कर देगा। और क्या कर देगा, जिनका उपयोग तकनीक रूप से संभव हो, यानी वैसी वस्तु जिसको हम तकनीकी रूप से उपयोग कर सकें, जिसको हम तकनीकी रूप से उपयोग कर सकें, उसी को हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। जिसको हम आर्थिक रूप से व्यवहार हो, क्या हो, आर्थिक रूप से क्या हो, व्यवहार हो। आर्थिक रूप से क्या हो, यानी आर्थिक रूप से हम उसे क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, है ना, आर्थिक रूप से खरीद सकते हैं। सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य हो, यानी कि वहां की जो भी संस्कृति है, मानव की जो भी संस्कृति है उसके लिए क्या हो, स्वीकार्य हो, यानी कि वो माना जाए कि हाँ ये एक प्रकार का संसाधन है। तो उसे हम क्या कहते हैं, हम संसाधन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। इसी को हम क्या किए हैं, एकदम पूरा एकदम शॉर्ट भाषा में, इसी को हम क्या किए, यहां पर हम पूरा संक्षिप्त में इसका परिभाषा दिए। प्रकृति का कोई भी वस्तु क्या हो, जब मानव के लिए उपयोगी बन जाती है, यानी प्रकृति में बहुत सारा वस्तु है, बहुत सारा पदार्थ है। अब जो भी वस्तु मानव के लिए उपयोगी बन जाए, मानव के लिए एकदम बढ़िया हो जाए, मानव के लिए एकदम काम में आ जाए, उसे हम क्या कहेंगे, हम संसाधन कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, हम संसाधन कहेंगे। तो ये बच्चे क्या बोला, ये बच्चा ने डिफिनेशन बता दिया। चलिए इससे पूछते हैं अगला कि जो संसाधन होता है, क्या होता है, संसाधन होता है, यानी जो संसाधन होता है वो इसके बनने के लिए क्या शर्त चाहिए, यानी क्या शर्त पूरा करता है कि ये संसाधन बन जाता है। तो इसको हम सबसे पहले देखते हैं कि इसका उपयोगिता क्या, इसका हम उपयोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसका उपयोग हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, पूर्ण रूप से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। यानी कि जो संसाधन को हम उपयोगिता के आधार पर हम क्या करेंगे, आवश्यक शर्त मानेंगे। क्या मानेंगे इसको, किसी वस्तु को संसाधन होने के लिए पहला क्या है, उपयोगिता, यानी किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता, यानी कोई भी संसाधन मानव का जो भी आवश्यकता उसको पूरा आवश्यकता हो रही है उसकी पूर्ण करे, क्या करे, उसको पूर्ण करने की क्षमता चाहिए। जब तक कोई वस्तु मनुष्य के किसी काम नहीं आता, यानी कोई भी वस्तु, प्रकृति का कोई भी वस्तु हो या पदार्थ, अगर वो मानव के काम में नहीं आ रहा है तो वो संसाधन नहीं कहलाएगा, तो वो संसाधन नहीं बन पाती है। उपयोगिता ही किसी वस्तु को संसाधन का दर्जा दिलाती है, यानी अगर किसी वस्तु का उपयोगिता है तभी उसको हम संसाधन का दर्जा देंगे, नहीं तो उसको संसाधन के दर्जा से हम निकाल देंगे। दूसरा है तकनीकी ज्ञान। क्या है, तकनीकी ज्ञान, यानी कि अगर तकनीकी ज्ञान से अगर हम उस वस्तु का दोहन नहीं कर पा रहे हैं, उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, यानी किसी वस्तु का उपयोग हम लाने के लिए उचित तकनीक, क्या चाहिए उनको, उचित तकनीक। कोई भी प्रकृति में बहुत सारा पदार्थ है, उस पदार्थ को हम अपनी तकनीक के माध्यम से हम वस्तु बनाएंगे, वस्तु का उसको उपयोग करेंगे। अपना ज्ञान का उपलब्ध होना आवश्यक है। बिना तकनीक के कोई भी प्राकृतिक वस्तु संसाधन नहीं बन सकती, बिना तकनीक के संसाधन नहीं बन सकती। सही बात है, प्रकृति में बहुत सारा पदार्थ है और बहुत सारा पदार्थ क्या है,
एकदम बिखरे पड़े हैं। अगर हमारे पास तकनीक नहीं रहेगा, क्या हम उसे संसाधन बना सकते हैं? अगर संसाधन नहीं बनेगा तो हमारे उपयोग में भी नहीं आ सकता है, मानव जीवन में कोई काम भी नहीं आ सकता है। जैसे कोयला तब तक संसाधन बन सकता है जलाने की तकनीक विकसित हो। कोयला क्या हुआ था, सालों करोड़ों वर्षों से जमीन के नीचे दबा हुआ था। पेट्रोलियम ये सब क्या था, सालों जब जमा हुआ था। लेकिन जब तक इसको जलाने की तकनीक नहीं है, हवा चल रही है, लेकिन हवा चल रही है, उससे हम जो विंड है, क्या है, जो विंड है, जिससे हम विद्युत शक्ति पैदा नहीं कर सकते। यानी जो पानी है, जो जल बह रहा है, उससे अगर हम पैदा नहीं कर सकते, हमारे पास तकनीक नहीं है, तो हम क्या संसाधन हम बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जो तकनीक है, तकनीकी ज्ञान होना आवश्यक है। क्या होना आवश्यक है? तकनीकी। पहला उपयोगिता, दूसरा तकनीक, ये दोनों अगर हमारे पास है तो उस वस्तु को हम क्या कर सकते हैं? तो उसे हम संसाधन मान सकते हैं। क्या बन सकते हैं? संसाधन मान सकते हैं। संसाधन का मुख्य गुण, क्या संसाधन का कोई गुण भी होता है? होता है गुण। क्या गुण होता है? इसका गुण होता है उपयोगिता और सीमित उपलब्धता। क्या है? उपयोगिता और सीमित उपलब्धता। यानी इसका उपयोग हम तो कर सकते हैं, लेकिन ये जो उपयोग हम करने लायक है, ये सीमित मात्रा में है, प्रकृति में सीमित मात्रा में दिया गया है। इसको हम जितना चाहे उतना हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। संसाधन वही है जो मानव की आवश्यकता पूरी करता है। प्रत्येक संसाधन की मात्रा क्या है? सीमित है। चाहे जो भी संसाधन है वो क्या है? वो सीमित मात्रा में है। इसलिए इसका विवेकपूर्ण, यानी कि मन का जो है उसको सही तरीका से उपयोग करना है, ना कि एकदम गड़बड़ी तरीके से उपयोग करना है। जैसे कोयला एक सीमित रूप में प्रकृति के रूप में है, पेट्रोलियम भी क्या है? सीमित रूप में है, और जो जल भी है वो क्या है? सीमित रूप में है। तो इसको हम क्या है? सही तरीके से, विवेकपूर्ण से हम क्या करेंगे? इसका उपयोग करेंगे। अगला है परिवर्तनशीलता और परस्पर निर्भरता। यानी जो संसाधन है उसकी जहां पर संसाधन निकलेगा वहां उसकी कीमत कम होगा, लेकिन वहां से कहीं दूसरी जगह परिवर्तनशील, कहीं दूसरे जगह ले जाकर हम उसका उपयोग करेंगे तो उसकी जो कीमत है वो क्या होगा? वो बढ़ जाएगा। क्या होगा? उसका कीमत बढ़ जाएगा। संसाधन का मूल्य समय और स्थान के अनुसार क्या होता है? बदलते रहता है। अगर संसाधन, मान लेते हैं झारखंड में बहुत सारा कोयला है, लेकिन कोयला वहां का वैल्यू नहीं है, लेकिन कोयला को हम जैसे ही किसी दूसरे देश में हम भेज देते हैं, या किसी राज्य में भेज देते हैं, तो उसकी कीमत बढ़ जाता है। इसलिए लिखा है यहाँ पर, मूल्य उसका समय और स्थान के अनुसार क्या होता है? बदलते रहता है। सभी संसाधन एक दूसरे पर निर्भर है, यानी जो भी संसाधन है एक दूसरे पर निर्भर है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है? एक दूसरे पर निर्भर है। जैसे वन से जल, यानी कि अगर वन नहीं रहेगा तो वर्षा नहीं होगा, वर्षा नहीं होगा तो जल नहीं होगा। दूसरा है कि जल से कृषि, जल ही नहीं रहेगा तो कृषि कैसे होगा? और कृषि से मानव जीवन, और कृषि नहीं होगा तो मानव को जीने के लिए भोजन नहीं मिलेगा, तो भोजन नहीं मिलेगा तो क्या हम जी सकते हैं? नहीं जी सकते हैं। इसीलिए जो भी संसाधन है एक दूसरे से संबंध में है। क्या है? एक दूसरे से संबंध में है। अगला है दैनिक जीवन के उदाहरण, यानी कि जो संसाधन है उसमें क्या दैनिक जीवन में उदाहरण है। ये हमारा प्रकृति है, ये प्रकृति में हमारा कौन कौन से संसाधन है? जैसे जल को हम क्या इसको मानव जीवन में उपयोग कर सकते हैं। इसको हम पीने के पानी के रूप में कर सकते हैं, इसको हम कृषि की सिंचाई में कर सकते हैं, उद्योगों में हम उपयोग कर सकते हैं। जितना भी उद्योग बन रहा है भारत में, जितना भी उद्योग बन रहा है पूरे विश्व में, इससे हम पानी का उपयोग हम कर सकते हैं। दूसरा है भूमि पर हम क्या कर सकते हैं? भूमि पर हम कृषि कर सकते हैं, वहां हम कुछ निर्माण कर सकते हैं। क्या निर्माण मतलब? उद्योग बना सकते हैं, सार्वजनिक भवन बना सकते हैं, स्कूल बना सकते हैं, घर बना सकते हैं, यानी वहां पर निर्माण कर सकते हैं, आवास बना सकते हैं। और जो वन है, क्या है? जो वन है, यानी कि जो वन है जहां पर पेड़ पौधा है, उसे हम क्या कर सकते हैं? लकड़ी के रूप में हम उपयोग कर सकते हैं, उसकी हम औषधि बना सकते हैं, और पर्यावरण संतुलन में भी हम क्या कर सकते हैं? वन लगाकर हम पर्यावरण संतुलन भी हम कर सकते हैं। और खनिज क्या है? खनिज एक प्रकार का संसाधन है। खनिज क्या कर सकते हैं? इसे हम ऊर्जा उत्पादन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम ऊर्जा उत्पादन कर सकते हैं। अभी जो ये लाइट है एक प्रकार का क्या है? ये ऊर्जा है, यानी किसी न किसी पदार्थ से बनाया गया ये ऊर्जा है। जैसे अगर जल से बनाया गया ऊर्जा होगा तो जल से आया गया है, अगर ये पवन चक्की से बनाया गया तो वो पवन चक्की से होगा, अगर ये पेट्रोल से बनाया हुआ, डीजल से बनाया गया होगा तो ये पेट्रोल से हो गया ऊर्जा। ये उद्योगों में उपयोग होता है। क्या होता है? ये उद्योगों में, यानी जितने भी उद्योग होते हैं वहां पर क्या होता है? खनिजों का उपयोग होता है। क्या होता है? खनिजों का उपयोग होता है।
अगला है मानव। क्या है? मानव। मानव क्या कर सकता है? श्रम कर सकता है। क्या कर सकता है? श्रम कर सकता है। बुद्धि, अपनी बुद्धि से, अपनी कौशल के रूप में हम क्या कर सकता है? ये अपनी कौशल के रूप में क्या कर सकता है? अपना कौशल के रूप में उपयोग कर सकता है। यानी मानव के पास बुद्धि है, कौशल है, मानव के पास बुद्धि है, कौशल है, श्रम है, श्रम से अपनी किसानी या तो कोई भी काम अपना कर सकता है। ये सभी हमारे दैनिक जीवन का क्या है? अनिवार्य संसाधन है। ये अगर संसाधन अगर नहीं रहा तो हमारे जीवन जीने के लिए कठिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीवन जीने के लिए कठिन हो जाएगा। अगला है कि प्राकृतिक संसाधन और मानव। क्या है? प्राकृतिक संसाधन और मानव। प्रकृति हमें क्या देता है? अनेक संसाधन देता है। प्रकृति हमें क्या देता है? अनेक संसाधन। खनिज है, जल है, भूमि है, पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या है? एक प्रकार का खनिज है। हमें क्या देता है? जल, वायु, मिट्टी, वन, खनिज, ये क्या एक प्रकार का खनिज है। ये खनिज है और क्या एक प्रकार का ये संसाधन मान लेते हैं। लेकिन ये सभी संसाधन तब बनते हैं जब हम मानव अपनी बुद्धि, हमारे पास जो बुद्धि है, हमारे पास जो भी तकनीक है, इसका उपयोग से हम क्या कर सकते हैं? इसका हम उपयोग कर सकते हैं। तकनीक और बुद्धि से अगर ये सब संसाधन का उपयोग हम कर पा रहे हैं तभी इसे हम प्राकृतिक संसाधन मानेंगे, ऐसे हम इसे नहीं मानेंगे। जैसे कोयला क्या है? इसमें बेकार था लेकिन आज ऊर्जा का स्रोत है। कोयला बेकार, इसका क्यों बोल रहा है ये कोयला बेकार है? क्योंकि कोयला जो है भूमि के अंदर कैद था, भूमि के अंदर कैद था, यानी भूमि के अंदर था। जब तक हमारे पास तकनीक, हमारे पास बुद्धि नहीं हुआ तब तक उसे हम निकाल नहीं सके, और निकाल भी लिए लेकिन उसको ऊर्जा के रूप में हम परिवर्तन तब तक नहीं कर सकते जब तक हमारे पास तकनीक नहीं हो। तो मानव स्वयं भी एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का महत्वपूर्ण संसाधन है। क्यों संसाधन है? क्योंकि मनुष्य के पास क्या है? एक प्रकार का सोच है, मनुष्य के पास क्या है? एक प्रकार का कौशल है और मनुष्य परिश्रम कर सकता है। तो ये भी क्या कहलाएगा? एक प्रकार का संसाधन कहलाएगा। यानी मानव भी क्या है? प्रकार का ये संसाधन है। क्या है? मानव भी संसाधन है। अब जो संसाधन है ये संसाधनों का वर्गीकरण कर दिया, क्योंकि अगर एक ही के अंदर सारा संसाधन पढ़ लिए जाएंगे तो कंफ्यूजन आ जाएगा। इसलिए संसाधनों को उत्पत्ति के आधार पर क्या कर दिया है? बांट दिया गया। तो जो संसाधनों को क्या किया है? वर्गीकरण कर दिया, यानी कि अलग अलग भागों में बांट दिया है। उत्पत्ति के आधार पर, समाप्ति के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास की स्थिति के आधार पर, यानी 4 भागों में उत्पत्ति, विकास, स्वामित्व और विकास की स्थिति के आधार पर क्या किया है? बांट दिया। 4 भागों में बांट दिया है। अब हम जानते हैं कि 4 भागों में कौन कौन से बांटा है। पहला है कि उत्पत्ति के आधार पर। क्या है? पहला उत्पत्ति, यानी कि जो प्रकृति में जो उत्पत्ति है वो किस प्रकार से है? जैव और या अजैव में, यानी उसमें क्या उसमें जीवन है या जीवन नहीं है, इसीलिए क्या बोलते हैं? उत्पत्ति। क्या जो उत्पत्ति हुई है उसमें जीवन है या नहीं है? क्या जो उत्पत्ति हुई है उसमें जीवन है या नहीं हुई? इसलिए उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में बांटा है। पहला है जैव संसाधन जिसको बोलते हैं बायोटिक, अगला है अजैव संसाधन जिसको बोलते हैं एबायोटिक। मतलब जैव संसाधन वह संसाधन कहलाते हैं जिसमें क्या हो? जीव का अंश हो। क्या हो? जीव का अंश हो। मछली का, मानव का, जीव जंतु का, ये सब का अंश पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? जैव संसाधन। और अजैव संसाधन किसे बोलते हैं? जिसमें निर्जीवियों का क्या हो? अंश हो। निर्जीव हो। क्या हो? जो निर्जीव हो, जिसमें कोई जान नहीं हो, वो हो जाएगा जैव संसाधन हो जाएगा। इसको भी हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। दूसरा क्या आधार पर बांट दिया गया? इसको समाप्ति के आधार पर बांट दिए। क्या है? समाप्ति। समाप्ति के आधार पर मतलब कि कौन सा संसाधन समाप्त हो सकता है, कौन सा संसाधन समाप्त नहीं हो सकता, इसलिए समाप्ति के आधार पर इसको बांट दिए। पहला है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। इसको बोलते हैं इंग्लिश में रिन्यूएबल एनर्जी और दूसरा बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल मतलब नवीकरणीय संसाधन, मतलब वैसा संसाधन जो कभी खत्म नहीं होता, उसको दोबारा उपयोग हम बार बार कर सकते हैं। और नवीकरणीय मतलब एक बार उपयोग करें दोबारा उपयोग हम नहीं कर पाएंगे, वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? ये सीमित है। लेकिन नवीकरणीय क्या है? असीमित है। तीसरा किसके आधार पर बांट दिया गया? स्वामित्व के आधार पर बांट दिया गया है। किसके आधार पर बांट दिया गया है? स्वामित्व के आधार पर बांट दिया गया। तो स्वामित्व के आधार पर बांटा है, तो स्वामित्व मतलब क्या होता है कि किसी का व्यक्तिगत है, किसी का सार्वजनिक है, और क्या है? राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। व्यक्तिगत मतलब क्या होगा? खुद का, ये जो हम जिस पर वीडियो शूट कर रहे हैं ये क्या है? व्यक्तिगत हो गया। और सामुदायिक मतलब क्या हो गया? जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं वो क्या है? प्रकार का सामुदायिक है। क्या हुआ? एक प्रकार का सामुदायिक है। और राष्ट्रीय क्या हो जाएगा? जो राष्ट्रीय हो, यानी कि जो देश का हो। क्या हो? किसी देश का हो, वो क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय मतलब होगा कि पूरे विश्व का हो। क्या हो? पूरे विश्व का, तो ये जाएगा अंतरराष्ट्रीय संसाधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये अंतरराष्ट्रीय संसाधन। लास्ट है चौथा जिसको कहते हैं विकास की स्थिति के आधार पर। अभी विकास की स्थिति, ये जो विकास है, विकास ये लास्ट जो है विकास, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि जो विकास है अभी विकास बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि कहीं भी देखो कि विकास नहीं हुआ है, विकास कम हो गया है, विकास का बात बहुत ज्यादा होता है। तो जो विकास के आधार पर बांटा है वो क्या बांटा है? संभावित।
संभावित मतलब संभावना है, क्या है, संभावना है, मतलब कि वो जो संसाधन की संभावना है उसको हम उपयोग अभी नहीं कर पा रहे। विकसित मतलब क्या हो गया, मतलब वैसी संसाधन जिसके विकसित हो चुका है, क्या है, जो विकसित हो चुका है। भंडार मतलब क्या है, उसको हम भंडार करके जमा करके रखे हुए हैं, है ना। संचित कोष का मतलब क्या हो गया कि इसको हम क्या करेंगे, आने वाले समय में हम इसको उपयोग करेंगे। ये चार आधार पर क्या कर दिए हैं, हम इसको बांट दिए हैं, किसको, संसाधन को। और इससे एग्जाम में एकदम भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है, एकदम बिहार बोर्ड में मानेगा नहीं कि पूरा क्वेश्चन पूछेगा इसमें। अब हम जानेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर जो जैव संसाधन है, यानी जो जैव संसाधन है और जो अजैव संसाधन है, ये दोनों में अंतर क्या है। तो ये बता दिए कि जैव संसाधन क्या है, जीवित प्राणियों में से प्राप्त संसाधन, जो भी जीवित प्राणी है, मछली हो गया, जीव जंतु हो गया, यानी जिसमें जीव का अंश जो मानव है, ये इसमें क्या होता है, ये जीव संसाधन कहलाते हैं। जैसे वन, क्या वन में जो जीव होता है कि नहीं होता है, जान होता है कि नहीं होता है, होता है, क्योंकि अगर उसको काट दिया जाए तो मर जाता है, क्यों होता है, मर जाता है, पानी नहीं दे तो मर जाएगा वो। अगला है जीव जंतु, क्या है इसका उदाहरण, जीव जंतु, यानी जीव जंतु मतलब जो भी जीव जंतु है, जो भी जीव जंतु है वो क्या प्रकार का है, जैव संसाधन है। अगला है मत्स्य, मनुष्य, पशुधन, यानी जो पशुधन है, जो हमारे घरों में जो गाय है, भैंस है, बकरी है, ये सब क्या है, प्रकार का पशुधन है। मत्स्य जो मछली है, मनुष्य, ये सब क्या कराएगा, ये जैव संसाधन कहलाएगा। ये क्या कराएगा, ये जैव संसाधन कहलाएगा। ये इसमें जो भी पाया जाएगा, जो भी पाया जाएगा जिसमें क्या हो, जान हो, जिसमें जान हो, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा जैव संसाधन। अगला है अजैव संसाधन, क्या है अगला, अजैव संसाधन, क्या है यहाँ पर होगा, अजैव संसाधन। यहाँ क्या होगा, अजैव संसाधन। अजैव संसाधन क्या है, निर्जीव पदार्थों से प्राप्त संसाधन। निर्जीव मतलब जिसमें जान ही नहीं हो, क्या इसमें जो दिख रहा है आपको, इसमें जान दिख रहा है, जान नहीं होता है। जब जान ही नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, निर्जीव कहलाएगा। जैसे खनिज, खनिज में मारो, तोड़ो, फोड़ो, कुछ भी करो, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसको बोलते हैं इंग्लिश में मिनरल्स। मिट्टी, मिट्टी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सोइल बोलते हैं। क्या मिट्टी को तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, कुछ भी करेंगे, उसमें जान नहीं होता है, ये क्या कहलाएगा, ये अजैव संसाधन कहलाएगा। जल, जल को तुम तोड़ो फोड़ो, इसको भी कुछ भी करो, कुछ नहीं, रोको, कुछ भी करो, इस पर कुछ नहीं फरने वाला है। वायु, क्या है, वायु, वायु को रोको, छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सौर ऊर्जा, क्या है, सौर ऊर्जा, यानी जो सूर्य के प्रकाश से जो आने वाली किरणें हैं वो क्या कहलाएगा, वो एक प्रकार निर्जीव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो निर्जीव कहलाएगा। ये रहा उत्पत्ति के आधार पर, इसको दो भाग में बांटे। आपको समझ में जरूर आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिए। अगला है समाप्ति के आधार पर, क्या है, समाप्ति के आधार पर। समाप्ति के आधार पर बांट दिया गया दो भागों में, नवीकरणीय यानी कि यूज करते रहो, यूज करते रहो, और नवीकरणीय मतलब एक बार यूज कर लिया, क्योंकि ये सीमित संसाधन है तो ये क्या हो जाएगा, ये नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये नवीकरणीय संसाधन होगा। ये जो ये इससे क्या है, ये इससे पवन से क्या करता है, ये पवन से बिजली पैदा करता है। ये क्या करता है, ये भी एक प्रकार का क्या है, सौर ऊर्जा है। ये क्या है, ये सूर्य है जो कि हमको क्या देता है, ये प्रकाश देता है, ये हमें प्रकाश देता है। और प्रकाश से अगर चाहेंगे तो हम इससे क्या कर सकते हैं, इससे हम बिजली पैदा कर सकते हैं। ये जो पानी है इससे हम क्या कर सकते हैं, बांध बनाकर हम बिजली पैदा कर सकते हैं। तो ये क्या कराएगा, ये सब कराएगा नवीकरणीय ऊर्जा। सौर ऊर्जा, जल, वायु, ये सब क्या कर सकते हैं, इसको हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं सतत, क्या बोलते हैं इसको, सतत पोषणीय संसाधन बोल सकते हैं इसको। अगला अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन मतलब बोलते हैं जिसको उपयोग हम एक बार कर सकते हैं, क्योंकि इसकी सीमित मात्रा प्रकृति में उपलब्ध है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, खनिज, ये क्या है, सीमित मात्रा में है, इसीलिए इसका उपयोग हम एक बार ही कर सकते हैं, दोबारा उपयोग हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये समाप्त हो जाएगा। ये सब क्या कहलाएगा, ये सब कहलाएगा, ये सब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कहलाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला है नवीकरणीय संसाधन। क्या है, नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, प्रकृति द्वारा पूर्ण निर्मित संसाधन। जैसे सौर ऊर्जा, अभी तुरंत बताएं, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन संसाधन, वन संसाधन। जो वन संसाधन है ये भी क्या प्रकार का है, ये नवीकरणीय है। वन को हम काट देंगे फिर लगा देंगे, वन को हम काट देंगे फिर भी लगा देंगे, ये क्या कहेगा, नवीकरणीय संसाधन करेगा। ये संसाधन क्या है, प्रकृति द्वारा बार बार क्या करता है, नवीकृत होते रहते हैं, मतलब बार बार जन्म लेते रहते हैं। इनका उपयोग हम सतत रूप से भी किया सकते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, सतत पोषणीय संसाधन भी बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम सतत पोषणीय संसाधन, सतत पोषणीय संसाधन, सतत पोषणीय संसाधन इसको हम बोल सकते हैं।
अगला है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन भी तुरंत बताएं, इसकी जो भंडार है वो क्या है, सीमित मात्रा में। प्रकृति में क्या है, सीमित मात्रा में, इसीलिए इसका बोल रहा है इसको विवेकपूर्ण, मतलब सही से यूज करो। इसकी संरक्षण अनिवार्य है। संरक्षण अनिवार्य मतलब क्योंकि अगर इसकी संरक्षण नहीं किया जाएगा तो जो संसाधन है वो क्या होगा, संसाधन खत्म हो जाएगा। एक बार खत्म हो जाएगा फिर दोबारा उसका उपयोग हम नहीं कर पाएंगे और आने वाले समय में बहुत सारा दिक्कत पैदा करेगा। कोयला से क्या कर सकते हैं, बिजली उत्पादन कर सकते हैं, उद्योगों में उपयोग कर सकते हैं। ये क्यों, क्योंकि लाखों वर्षों में ये बना है, एक बार समाप्त होने पर दोबारा ये नहीं मिल सकता है। ये लाखों वर्षों के बाद ये क्या बनता है, कोयला बनता है, और उसको अगर हम एक बार में उपयोग करके खत्म कर देंगे तो सोचो कितना परेशानी होगा। अगला है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को क्या कर सकते हैं, परिवहन के लिए यूज कर सकते हैं, ऊर्जा के लिए हम यूज कर सकते हैं। ये भी क्या है, सीमित मात्रा में है और ये तेजी से घट रहा है। अगला है खनिज, लोहा, तांबा, सोना, ये भी क्या है, सीमित मात्रा में है। इसको उपयोग क्या करते हैं, उद्योगों में करते हैं और निर्माणों में करते हैं। और जो वस्तु होता है अपरिहार्य पूर्ण निर्माण के लिए भी करते हैं। और जो सोना होता है, सबसे ज्यादा सोना किस में उपयोग होता है, मोबाइल में भी यूज होता है। भारत में खास करके महिलाओं पहनने के लिए उपयोग करता है। इसको क्या कर सकते हैं, इसको विवेकपूर्ण उपयोग करें और भावी पीढ़ियों के लिए क्या करें, बचाएं। इसे क्या बोल सकते हैं, सतत पोषण, ये बोल सकते हैं इसको हम। स्वामित्व के आधार पर, क्या है, स्वामित्व के आधार पर, यानी स्वामित्व के आधार पर इसको क्या किया है, बांट दिया गया है। स्वामित्व के आधार पर 4 भागों में बांट दिया गया है। पहला व्यक्तिगत संसाधन, ये नाम सुन के ही पता चल रहा है कि व्यक्तिगत संसाधन यानी कि किसी व्यक्ति का संसाधन है। वैसे संसाधन जो किसी व्यक्ति विशेष का हो, यानी स्वामित्व हो, यानी कि खुद का हो, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ये व्यक्तिगत संसाधन। जैसे कोई निजी भूमि हो, क्या हो, निजी भूमि, किसी का अपना भूमि जिस पर वो क्या करता है, खेती करता है, वो क्या हो जाएगा, वो निजी भूमि क्या करेगा, व्यक्तिगत संसाधन। कोई बाग हो, अपना बाग बनाया हुआ हो, तालाब हो, कुआं हो, मकान हो, ये क्या कहलाएगा, ये सब कहलाएगा ये व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा क्या है, सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन मतलब कहने का अर्थ हो गया कि ये किसी व्यक्तिगत का नहीं है, ये सामुदायिक है, पूरे गांव का है, पूरा शहर का है। ये सब क्या कहलाएगा, ये संसाधन कहलाएगा, ये सामुदायिक। वे संसाधन जो समाज के सभी सदस्यों के लिए, यानी जो सभी सदस्य इसका यूज कर सकते हैं। चारागाह, यानी चारागाह मतलब वहां पर सभी अपना अपना गाय भैंस लाकर क्या कर सकता है, चरा सकता है। शमशान घाट, वहां पर सभी अपने लोगों को क्या कर सकता है, मरने के बाद जला सकता है। सार्वजनिक पार्क, वहां सभी लोग घूर सकता है, यानी सभी लोग क्या कर सकता है, वहां पर घूरने के लिए जा सकता है। तालाब, सार्वजनिक तालाब होगा, क्या होगा, सार्वजनिक तालाब। तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन, क्या है, राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन किसे बोलते हैं, वे संसाधन जो राष्ट्र के होते हैं, यानी देश के होते हैं, देश के स्वामित्व में होते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, राष्ट्रीय संसाधन। तो जो खनिज है वो क्या देश का होगा या किसी व्यक्तिगत का होगा, तो वो क्या होगा, वो राष्ट्र का होगा, यानी देश का होगा। जो वन होगा यानी जो पेड़ पौधा होगा वो क्या होगा, वो राष्ट्र का होगा। जो नदियां हैं, जो सरकारी भूमि है, जो पहाड़ है, वो सब किसका है, वो सब राष्ट्र का है, वो सब किसका है, राष्ट्र का है। समुद्री क्षेत्र भी किसका होता है, वो सरकार का होता है, यानी कि देश का होता है। यानी समुद्री क्षेत्र बोलेगा तो कितना होना चाहिए, 200 नॉटिकल माइल। यहां तक क्या होता है, राष्ट्रीय संसाधन होता है, क्या होता है, राष्ट्रीय संसाधन। और इसके बाद क्या होता है, वो इसके बाद का संसाधन क्या कहलाएगा, अंतरराष्ट्रीय कहलाएगा। जैसे अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या कहलाएगा, जिन पर किसी एक देश का नियंत्रण नहीं होता है, उसमें क्या होता है, पूरे देश का होता है, यानी पूरे विश्व का होता है, सॉरी, जिसमें क्या होता है, खुला समुद्र 200 नॉटिकल मील से बाहर, यानी कि कोई भी देश है, मान लेते ये भारत है, ये क्या है, ये भारत है, भारत से 200 नॉटिकल मील क्या होगा, ये भारत का होगा। लेकिन इसके बाहर क्या होगा, ये अंतरराष्ट्रीय होगा, क्या होगा, इसके बाहर अंतरराष्ट्रीय होगा। जैसे अंटार्कटिका, वायुमंडल, ये सब क्या है, ये जो वायुमंडल है, जो अंटार्कटिका जो बर्फ से गोला है, वो सब क्या हो जाएगा, ये सब हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय हो जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट है कि विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, यानी विकास, हमारे गांव में विकास नहीं हो रहा है, हमारे शहर में विकास नहीं हो रहा है, तो विकास की स्थिति पर क्या किया है, बांट दिया गया है। तो विकास की स्थिति पर पहला क्या है, संभावित संसाधन। तो संभावित संसाधन क्या है कि किसी क्षेत्र में मौजूद है संसाधन, परंतु अभी तक उसका उपयोग नहीं ला पाए, यानी किसी क्षेत्र में क्या है, रखा हुआ है। जैसे पूर्ववर्ती क्षेत्रों में वहां पर बहुत सारी संसाधन है, लेकिन उसका उपयोग हम नहीं कर पा रहे। संभावित है कि अगर तकनीक हमारे पास आ जाए तो उस संसाधन को खोज करके, अन्वेषण करके हम उसको क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। राजस्थान में क्या है, सौर ऊर्जा। राजस्थान में सौर ऊर्जा का पूरा भरपूर फायदा उठा सकते हैं, लेकिन हमारे पास तकनीक की कमी है, जिसके कारण से हम क्या कर सकते हैं, उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। लद्दाख में पवन ऊर्जा, उत्तरी क्षेत्र में जहां पर
जहां से बहुत सारी नदियां निकलता है वहां पर हम क्या कर सकते हैं, बांध बनाकर हम क्या कर सकते हैं, वहां पर हम विद्युत पैदा कर सकते हैं। तो वहां पर भी क्या है, संभावित संसाधन है। दूसरा क्या है, विकसित संसाधन। विकसित संसाधन क्या होता है, वो संसाधन जिसका सर्वेक्षण हो चुका है, मतलब जिसका सर्वेक्षण क्या किया है, कर चुका है, और उसकी मात्रा एवं गुणवत्ता की निर्धारित है, तब वर्तमान में उपयोग हो रहा है। क्या आ रहा है, जिसका उपयोग वर्तमान में हो रहा है वो क्या कहलाएगा, विकसित कहलाएगा, क्योंकि उसका सर्वेक्षण भी हो गया है, उसको तकनीक से उसका उपयोग हम कर पा रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा, उसे हम बोलेंगे विकसित संसाधन। अगला है भंडार। वह संसाधन जो उपलब्ध है परंतु उचित तकनीक के अभाव में क्या है, उपयोग नहीं हो सका है। उचित तकनीक के अभाव में उपयोग नहीं हो सका, वो भंडार के रूप में क्या जमा हुआ है, उस हमारे पास तकनीकें नहीं है कि उसको हम खोज लें, उसको हम समुद्र से तेल निकाल लें, तकनीकें नहीं है। तो क्या, जैसे हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन ये क्या है, प्रकार का भंडार गैस है, क्या है, भंडार संसाधन है, भविष्य का क्या है, ईंधन है, क्या है, भविष्य का ईंधन है। तो हाइड्रोजन गैस को क्या बोलते हैं, भविष्य का ईंधन। क्यों, क्योंकि इस तकनीक अगर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बहुत सारे क्या होगा, बहुत सारा फायदा होगा। संचित कोष क्या है, संचित कोष भंडार का वह भाग जिसे वर्तमान तकनीक से उपयोग किया जा सकता है, जैसे नदियों का जल, नदियों का जल और वनों की लकड़ी। यानी कि हमारे पास अभी तकनीक ऐसा है जिसको हम यूज करके हम क्या कर सकते हैं, उसको संसाधन का हम उपयोग हम कर सकते हैं। जो भी संसाधन को हम अभी तकनीक के उपयोग से कर लेंगे, कर सकते हैं, उसे हम क्या कर सकते हैं, संचित कोष कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, संचित कोष कहते हैं। ये रहा संसाधनों का वर्गीकरण। क्या रहा ये, संसाधनों का वर्गीकरण। अब हम जानने वाले हैं कि जो संसाधन होता है, संसाधन, इसका वर्गीकरण कर दिए, इसका वर्गीकरण कर दिए, क्या हम जो संसाधन है इसका नियोजन हम कैसे करेंगे, नियोजन कैसे हम करेंगे। अब हम जानने वाले हैं कि संसाधन नियोजन हम कैसे करेंगे। ये भारत है, ये क्या है, ये भारत का मैप है, ये है भारत का मैप। अब इस भारत के मैप में हम जानने वाले हैं कि ये संसाधन नियोजन है वो हम करने कैसे वाले हैं। तो संसाधन नियोजन हम कैसे करेंगे, यानी कि संसाधन नियोजन वह प्रक्रिया है जिसमें उपलब्ध संसाधनों का उचित और संतुलित और दीर्घकालिक उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, यानी जो भी संसाधन है उसको हम उचित तरीका से क्या करेंगे, उपयोग करेंगे और संतुलित करेंगे, ना कि कुछ ज्यादा ही कर देंगे, और दीर्घकालिक उपयोग करेंगे, ना कि एक बार में ही उपयोग करेंगे, दीर्घकालिक के लिए भी रखेंगे कि नहीं आने वाला समय भी इसका उपयोग हम कर सके। इसका सुनिश्चित करने के लिए क्या करते हैं, योजना बनाते हैं। क्या करते हैं, इसको हम योजना बनाते हैं, और वैसे ही योजना को क्या करते हैं, संसाधन नियोजन बोलते हैं। वैसे ही क्या बोलते हैं इसको, संसाधन नियोजन। जो संसाधन नियोजन करने का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या, कि जो भी संसाधन है उसको क्या है, उसको विवेकपूर्ण और कुशल से उपयोग करना। यानी हमारे जो कुशल है, जो विवेकपूर्ण है, उससे हम क्या करें, संसाधनों का उपयोग करें। जो संसाधनों को जो बर्बादी हो रहा है, जो संसाधनों की जो बर्बादी हो रहा है उसको हम क्या करें, कम करें। और जो वर्तमान है, अभी जो वर्तमान चल रहा है, और जो आने वाले हमारी जो भविष्य पीढ़ियां है उसकी भी आवश्यकताओं को पूरा हो, तो इसीलिए हम संसाधन नियोजन का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। और सतत विकास क्या हो, सतत विकास, जो पर्यावरण हो वो क्या हो, संतुलन बना रहे, इसीलिए हम क्या करते हैं, सतत विकास को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। सभी क्षेत्रों में समान विकास सुनिश्चित हो सके, और सभी क्षेत्रों में क्या कर सकते हैं, सभी, नहीं कि एक क्षेत्र में ज्यादा विकास हो गया है दूसरे क्षेत्र में विकास कम हो गया है। अगर दूसरे क्षेत्र में विकास कम हुआ, इसका मतलब है कि संसाधन नियोजन है, संसाधन को जो उपयोग हम कर पा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, गलत तरीके से कहीं ज्यादा कर रहे हैं और कहीं कम कर रहे हैं। इससे क्या हो सकता है, ये आगे चल के बहुत सारे परेशानियां होगी। संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ता है, अगला है संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ता है। क्यों आवश्यकता है, आवश्यकता क्योंकि हर जगह जो संसाधन है वो समान नहीं है, यानी समान वितरण नहीं है। झारखंड में जो संसाधन है वो अलग है, पूर्व क्षेत्र में जो संसाधन है वो अलग है। जो भारत में जो संसाधन की वितरण है वो क्या है, वो अत्यंत असमान है। कुछ क्षेत्रों में खनिज, वन और जल संसाधनों में समृद्ध है। क्या है, कुछ क्षेत्रों में, मतलब कुछ क्षेत्रों में खनिज, मतलब कुछ राज्यों या कुछ क्षेत्रों में खनिज ज्यादा है तो वहां वन कम है, जल ज्यादा है तो खनिज कम है, जबकि अन्य क्षेत्र इनसे वंचित है। क्या है, अन्य क्षेत्र इनसे वंचित है। इस असंतुलन को दूर करने के लिए नियोजन आवश्यक है। क्या है, जो असमान वितरण है इसी को दूर करने के लिए क्या करना है, संसाधन नियोजन करने की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा है सीमितता, मतलब जो संसाधन है वो क्या है, सीमित मात्रा में है। क्या है, सीमित मात्रा में, प्राकृतिक सीमित मात्रा में उपयोग उपलब्ध है। और जो बढ़ रही है जनसंख्या, बढ़ रही जो जनसंख्या जो बढ़ रही है, औद्योगिकरण बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, औद्योगिकरण के विकास के लिए
हमें तेजी से ह्रास हो रहा है। क्या हो रहा है? जो संसाधनों का, अगर जनसंख्या बढ़ेगा तो जो संसाधन है वो कम होगा, औद्योगिक बढ़ेगा, औद्योगिक विकास होगा तो संसाधन का यूज भी ज्यादा होगा, तो क्या होगा? संसाधन की मात्रा क्या होगा? कम होगा। इनका विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना हमारी ये क्या है? हमारी ये आवश्यकता है, हमारी ये आवश्यकता है। संरक्षण की जरूरत है। क्या है? संरक्षण की जरूरत है। क्यों संरक्षण की जरूरत है? क्योंकि असमान वितरण है, सीमित मात्रा में उपलब्ध है। भविष्य की पीढ़ियों के लिए, हमारी जो आने वाली पीढ़ियों है उसके लिए भी क्या करें? अगर मान कर चलते हैं हमारी जो पिछली पीढ़ियां अगर सारे संसाधन यूज करके खत्म कर देता तो उसको हम गाली देते कि नहीं देते? उसी तरह अगर भविष्य की पीढ़ियों के लिए अगर हम लोग नहीं छोड़ेंगे तो भविष्य की पीढ़ियां हम लोग क्या करेगा? हम लोगों को गाली देगा। इसलिए संसाधनों को सुरक्षित रखना जरूरी है। और नियंत्रित दोहन से पर्यावरण और संतुलन उत्पन्न होता है और सतत विकास के लिए संसाधन संरक्षण एवं नियोजन अनिवार्य है। इसलिए क्या है? संरक्षण भी करना जरूरी है और सही तरीका से करना है ताकि जो हमारी जो पर्यावरण है वो क्या हो? संतुलन बना रहे। जो हमारी पर्यावरण है वो क्या हो? संतुलन बना रहे। जो भारत में जो संसाधन नियोजन है वो क्या करता है? भारत में संसाधन नियोजन 3 तरीका से करता है। 3 तरीका जानने से पहले हम पहले जानते हैं कि भारत में जो संसाधन है वो किस प्रकार से वितरण में है, किस प्रकार से सीमित मात्रा में। भारत सबसे पहले एक विशाल देश है। सही बात है सर जी, बहुत बड़ा विशाल देश है, बहुत बड़ी जनसंख्या यहाँ पर। क्योंकि यही विशाल देश के कारण, बहुत सारी जनसंख्या के कारण संसाधनों का वितरण क्या है? अत्यंत असमान है। भारत एक विशाल देश है और यहाँ पर संसाधन है, यहाँ पर संसाधन अलग है, यहाँ पर हर जगह क्या है? समान असमान वितरण है। क्या है? संसाधन असमान वितरण है। कुछ राज्य खनिज संपदा से भरपूर है। जैसे यहाँ पर इस क्षेत्र क्या है? यहाँ पर खनिज संपदा सबसे ज्यादा है, यहाँ पर खनिज संपदा ज्यादा है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो समतल जमीन ज्यादा है, यहाँ भी समतल जमीन ज्यादा है। तो हर जगह का क्या? अलग अलग संसाधन की भरपूर मात्रा है। तो कुछ कृषि योग्य भूमि है। क्या है? कुछ कृषि योग्य भूमि। ये उत्तर भारत क्या है? कृषि योग्य भूमि है। इसी विविधता के कारण संसाधन नियोजन अनिवार्य हो गया। क्या हो गया? इसी जो असमान वितरण है, कहीं पर खनिज ज्यादा है, कहीं पर क्या है? कृषि भूमि करने के लिए क्या है? भूमि ज्यादा है। तो यही जो संसाधन है इसको समुचित उपयोग करना है। अगला है, भारत में स्वतंत्रता के बाद से पंचवर्षीय योजना के माध्यम से संसाधनों का नियोजन हो रहा है। यानी जो संसाधनों का नियोजन हो रहा है वो किस माध्यम से हो रहा है? भारत की पंचवर्षीय योजना मतलब 5 वर्ष का योजना। 5 वर्ष का योजना है कि अच्छा इस वर्ष में क्या करेंगे, अगला वर्ष में क्या करेंगे, तो 5 वर्ष का योजना बनाता है और संसाधनों को क्या करता है? नियोजन करता है। इसका उद्देश्य होता है कि सभी क्षेत्रों को संतुलित विकास हो। जो पंचवर्षीय योजना बनता है उसमें देखा जाता है कि हर क्षेत्र का संतुलित क्या हो? संतुलित विकास हो और संसाधनों का क्या हो? विवेकपूर्ण उपयोग हो। यानी विवेकपूर्ण उपयोग और संतुलित विकास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है संसाधन के लिए। अब हम जानने वाले हैं कि जो भारत में संसाधन का तरीका है, यानी जो संसाधन नियोजन का तरीका है वो 3 तरीके से होता है। पहला तरीका क्या है? उसकी पहचान करेंगे और सूचीकरण करेंगे। क्या करेंगे? पहले पहचान करेंगे, अन्वेषण करेंगे और अन्वेषण करके क्या करेंगे? पहचानेंगे। अब पहचान करके क्या करेंगे? उसको सूचीकरण करेंगे। तो पहला चरण हो गया पहचान करो, उसको क्या करो? सूचीकरण कर दो, सूची बना लो। अच्छा यहाँ पर ये खनिज है, यहाँ पर ये खनिज है। संसाधनों का क्या करेंगे? सर्वेक्षण करेंगे। देश के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध प्राकृतिक, मानवीय और आर्थिक संसाधनों का क्या करेंगे? सर्वेक्षण करते हैं। इसमें जो भी भूमि होता है, जो भी जल होता है, जो भी वन होता है, जो भी खनिज होता है, सभी संसाधनों को क्या करते हैं? शामिल करते हैं और शामिल करके क्या करते हैं? उसको सूची बनाएंगे। क्या करेंगे? उसको सूची बनाएंगे और सूचीकरण करेंगे। सूचीकरण मतलब क्या होता है? मतलब मैपिंग। क्या है? मैपिंग। जैसे सर्वेक्षण के बाद संसाधनों की भौगोलिक स्थिति को मानचित्रों पर अंकित करते हैं। पहले तो बता दिए कि अच्छा संसाधन कहाँ पर है, सर्वेक्षण कर लिए, यहाँ पर ये सर्वेक्षण है और इसकी सूची बना लें कि यहाँ पर ये संसाधन है, यहाँ पर ये संसाधन है। उसके बाद मानचित्रण करेंगे कि किस राज्य में, किस सीमा पर, कहाँ पर कौन सा संसाधन उपलब्ध है। मानचित्र पर अंकित करते हैं। क्या करते हैं? मानचित्र। यानी एक मानचित्र बनाएंगे कि भारत में कहाँ पर संसाधन है, कहाँ पर जल है, कहाँ पर भूमि है, कहाँ पर खनिज ज्यादा है, उसका क्या करेंगे? मानचित्र पर अंकित करते हैं। इससे ज्ञात होता है कि कौन सा संसाधन कहां पर है और कहां कितनी मात्रा में उपलब्ध है। यही क्या है? नियोजन का आधार है। क्या? यही क्या है? नियोजन का आधार है। दूसरा चरण क्या है? तकनीकी और आर्थिक और संस्थागत ढांचा। तकनीकी मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो तकनीक है,
हमारे पास क्या तकनीक है, क्या उस तकनीक से वो संसाधन को जो हम खोजे हैं, जो सूचीकरण किए हैं, जो मानचित्रण किए हैं, क्या उस मानचित्रण और सूचीकरण उस अन्वेषण से, क्या उस तकनीक से, हमारे पास जो तकनीक है उससे हम उपयोग कर पाएंगे? क्या हमारे पास पैसा है कि उस तकनीक का उपयोग करके, यानी तकनीक में पैसा लगाकर हम उस संसाधन को खोज करके उपयोग कर सके? तो इसीलिए कहा संसाधन विकास के लिए उचित तकनीक का चयन करना। हमारे पास क्या उतनी पैसा है, हमारे पास क्या निवेश करने की दूसरे देश या हमारे ही देश से निवेश कर सकता है तकनीक में? क्या हमारे पास कौशल विकास है कि हम उस तकनीक से उपयोग से हम संसाधन का उपयोग कर सकते हैं? बिना आधुनिक तकनीकों और वित्तीय संसाधनों के संसाधन नियोजन हम नहीं कर सकते हैं। सही बात है, अगर हमारे पास पैसा नहीं रहेगा, हमारे पास तकनीक नहीं रहेगा तो क्या हम संसाधन नियोजन कर सकते हैं? संसाधनों को हम सही तरीके से, संतुलित तरीके से उपयोग भी नहीं कर सकते हैं और ना ही हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। अगला है संस्थागत ढांचा। क्या है? संस्थागत ढांचा। सरकारी नीतियां। क्या है? सरकारी नीतियां। सरकारी नीतियां, अगर हमें जो संसाधन का अगर नियोजन अगर करना है तो सरकारी नीतियां बनना बहुत जरूरी है, कानून बनना बहुत जरूरी है। संस्थागत संसाधन नियोजन को लागू कर सकती है, यानी जो भी सरकारी नीतियां हो, जो भी कानून बनेंगे, जो भी संस्था होगा, संसाधन नियोजन, संसाधन से रिलेटेड जो भी संस्थाएं होगी वो क्या करेगी? लागू करेगी। जैसे नीति आयोग क्या करता है? नीति आयोग जैसी संस्था राष्ट्रीय स्तर पर योजना बनाकर संसाधनों के न्याय संगत उपयोग का सुनिश्चित करती है। यानी जो नीति आयोग है, क्या है? नीति आयोग क्या करता है? नीति आयोग क्या करता है? ये योजना बनाता है। क्या करता है? ये योजना बनाता है और योजना बनाएगा और बताएगा कि यहाँ पर ये काम होना है, यहाँ पर ये काम होना है। यानी देश में जो भी काम है उसको क्या करना है? उपयोग को क्या करता है? सुनिश्चित करता है। तीसरा क्या है? राष्ट्रीय योजनाओं से जोड़ना। यानी जो भी योजना हम बनाए उसको राष्ट्रीय स्तर पर क्या करेंगे? उसको ले जाएंगे, राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएंगे। संसाधन विकास योजना को राष्ट्रीय विकास योजनाओं के साथ एकीकृत किया जाएगा। क्या किया जाएगा? संसाधन विकास, यानी जो भी हम योजना बनाए हैं संसाधन नियोजन का, उसको हम राष्ट्रीय विकास के साथ क्या करेंगे? राष्ट्रीय विकास योजना के साथ हम ऐड करेंगे। जब दोनों के ऐड करेंगे तो क्या होगा? हमारा जो संसाधन नियोजन का तरीका है, जो विवेकपूर्ण है, वो और अच्छा तरीका से होगा। तो पंचवर्षीय योजना में क्या होगा? संसाधन उपयोग के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। ये संसाधन जो हमको उपयोग करना है, पंचवर्षीय योजना में क्या करता है? इसका लक्ष्य निर्धारित किया जाता है ताकि देश का समग्र और संतुलित विकास क्या हो सके? सुनिश्चित हो सके। क्या हो सके? सुनिश्चित हो सके। अगला है केंद्र और राज्य सरकार मिलकर संसाधन नियोजन की नीतियां बनाती है। यानी हमारे राज्य में या हमारे देश में जहां भी संसाधन है, उस संसाधन के नियोजन के लिए हमारा केंद्र, यानी जो केंद्र लेवल और जो राज्य लेवल है, दोनों मिलकर क्या करता है? संसाधन नियोजन की क्या करता है? नीतियां बनाता है। यानी नीतियां बनाएगा तो संसाधन नियोजन सही तरीके से होगा। इससे क्या होगा? क्षेत्रीय असंतुलन दूर होता है। फिर नीतियां बनाएगा तो सही ढंग से लागू नहीं होगा, लेकिन राज्य और अगर इसमें पंचायत भी शामिल हो जाए तो और जो क्षेत्रीय असंतुलन है और भी दूर हो जाएगा। यानी जो प्राकृतिक संसाधनों का जो उचित और दीर्घकालिक उपयोग है, ये सुनिश्चित होना संभव है। क्या है? सुनिश्चित संभव है। ये 3 चरणों के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? संसाधन नियोजन को हम सही ढंग से हम कर सकते हैं। अगर हम जानेंगे जो सतत विकास है। क्या है? सतत विकास, यानी जो भी संसाधन नियोजन कर रहे हैं, क्या हम सतत विकास से हम जोड़ सकते हैं? सतत विकास मतलब हम आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम छोड़ सकते हैं और अभी भी जो पीढ़ियां चल रही है उसके लिए भी सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं। संसाधन नियोजन जो है, क्या जो सतत विकास से जुड़ सकता है? जुड़ सकता है। कैसे जुड़ सकता है? जो वर्तमान जो पीढ़ी है अपनी जरूरतों को पूरा करने लायक है, लेकिन अगर किसी को लोभ है, किसी को प्रॉफिट, किसी को पैसा कमाने की ज्यादा परवाह है, तो क्या वो भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन सुरक्षित रख सकेगा? नहीं रख सकेगा। क्यों नहीं रख सकेगा? क्योंकि अपनी जेब भरना है, तो क्या वो भावी पीढ़ी के लिए सोचेगा? नहीं सोचेगा। इसलिए सतत विकास में संसाधन नियोजन की केंद्रीय भूमिका होती है। क्या होती है? केंद्रीय भूमिका होता है। संतुलित उपयोग, यानी जो भी संसाधन उसको संतुलित उपयोग करेंगे, उसका हम संरक्षण करेंगे और क्या करेंगे? पूर्ण भरण करेंगे। क्या करेंगे? इसको हम पूर्ण भरण करेंगे। ये क्या है? सिद्धांत है। क्या है? ये सिद्धांत है। अगर कोई पूछेगा सतत विकास, संसाधन नियोजन को हम सतत विकास से कैसे जोड़ सकते हैं, तो ये आप लिख सकते हैं। अगला है संसाधनों का संरक्षण। सारा चीज हम कर दिए, लेकिन अगर संसाधनों का अगर संरक्षण नहीं करेंगे तो संसाधन नहीं बच पाएगा। तो हम क्या करेंगे? अब संसाधनों का संरक्षण करेंगे। चलिए देखते हैं कि संसाधनों का संरक्षण हम कैसे करते हैं। संसाधनों का संरक्षण कैसे करेंगे? प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार विवेकपूर्ण
कितना बार आया विवेकपूर्ण नियोजित, यानी कि भूगोल में विवेकपूर्ण नियोजित को बात को दिमाग में याद रख लो। उपयोग करना जिससे वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूरी हो जाए और भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन उपलब्ध हो जाए। यही संसाधन क्या, यही संसाधन संरक्षण है। मुख्य विचार क्या है इसमें, संसाधन सीमित है, संसाधन सीमित है, और क्या है, सोच समझकर इसका उपयोग करें। क्यों हम बोल रहे हैं संरक्षण, संसाधन को संरक्षण की जरूरत है, क्योंकि ये सीमित मात्रा में, इसलिए हम सोच समझ के क्या करें, इसका उपयोग करें। अपव्यय से बचें, यानी इसको दूर करने से बचें, ज्यादा नष्ट ना करें, ज्यादा इसको दूर ना करें, पूर्ण उपयोग का प्राथमिकता दें। यानी जो भी अगर संसाधन उपयोग करें, रिसाइकिल, रिसाइकिल मतलब अगर किसी चीज का उपयोग कर रहे हैं फिर उसको दोबारा क्या हो, रिसाइकिल में क्या आ जाए। पर्यावरण, पर्यावरण और विकास संतुलन बनाए रखें। क्या है, पर्यावरण, सबसे जरूरी बात है कि पर्यावरण का संतुलन बना रहे। सबसे जरूरी बात क्या है, पर्यावरण का संतुलन बना रहे, यही है संसाधन संरक्षण। संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ा, संसाधन की संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ा, यही बात होगी कि संसाधन क्या है, सीमित मात्रा में है और समान मात्रा में है, और हमारी जो भविष्य पीढ़ियां उसको बचा कर रखना जरूरी है, और पर्यावरण संतुलन क्या करना है, पर्यावरण संतुलन करना जरूरी है। यही सब कारणों की वजह से क्या है, हमें संसाधन के संरक्षण की जरूरत पड़ता है। हमारी जो जैव विविधता है, हमारी जो जैव विविधता है उसको बचाना बहुत जरूरी है। क्या है, उसको बचाना बहुत जरूरी है, और यही जैव विविधता नहीं बचाएंगे तो हमारे जो जलवायु परिवर्तन अभी जो हो रहा है, जो प्रदूषण बढ़ रहा है, ये बढ़ते चले जाएगा। इसलिए क्या करना है, संरक्षण की आवश्यकता बहुत जरूरी है। अगला है समस्या, अंधाधुंध उपयोग और दुष्परिणाम परिणाम। अगर हम संसाधनों का अंधाधुंध और दुष्परिणाम, यानी कि अगर अंधाधुंध अगर इसको उपयोग करेंगे बिना सोचे समझे, अगर संसाधनों का उपयोग करेंगे तो इसका जो परिणाम होगा वो बहुत ही खराब होगा, यानी बहुत ही दुष्ट होगा। संसाधनों का क्या होगा, हास्र, क्या होगा, संसाधनों का हास्र। अत्यधिक दोहन से क्या होगा, जो वन है, पेड़ पौधा है, जो खनिज है, जो जल है, जो भूमि है, जो भी प्राकृतिक संसाधन है वो क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हम अत्यधिक दोहन कर रहे हैं, बिना सोचे समझे दोहन कर रहे हैं। और एक बार जब नष्ट हो जाएगा तो इसको पुनः प्राप्ति करना संभव है, क्योंकि ये सब क्या है, और नवीकरणीय है। इसको दोबारा उपयोग करने पर हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, एक ही बार उपयोग कर सकते हैं। अगला है प्रदूषण। क्या है, प्रदूषण, क्या होगा, प्रदूषण बढ़ेगा। अगर ज्यादा अंधाधुंध उपयोग करेंगे, ज्यादा फैक्ट्रियां लगाएंगे तो उद्योग क्या होगा, प्रदूषण फैलाएगा। वाहन क्या करेगा, प्रदूषण फैलाएगा। रासायनिक कचरा क्या करेगा, ये प्रदूषण फैलाएगा। ये सब प्रदूषण फैलाने के कारण क्या होगा, जो वायु है, जो जल है, जो मृदा है, वो क्या होगा, सब प्रदूषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब प्रदूषित हो जाएगा। वायु भी प्रदूषित हो जाएगा, जल भी प्रदूषित होगा, पानी पीने लायक नहीं होगा, जो मृदा होगा वो भी प्रदूषित होगा, उसमें जो कृषि करने लायक है वो भी कृषि करने लायक नहीं होगा। यह मानव स्वास्थ्य, हमारे जो मानव स्वास्थ्य है, जो जीव जंतु है, जो कृषि है, सभी क्या होगा, सब पर गंभीर दुष्परिणाम निकलेगा। इसीलिए जो हमारी जो संसाधन है उसको बचाना बहुत ही अनिवार्य है। दूसरा है पारिस्थितिक असंतुलन, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। संसाधनों के अनियंत्रित उपयोग से जैव विविधता का नाश होगा। क्या होगा, जैव विविधता का नाश होगा, जैव विविधता का नाश होगा। अगर जैव विविधता का नाश होगा और जलवायु परिवर्तन होगा, क्या होगा, जलवायु परिवर्तन होगा। प्राकृतिक आपदाओं से वृद्धि होगा। क्या होगा, प्राकृतिक आपदाओं की वृद्धि होगा। बाढ़ आएगा, भूकंप आएगा, ये सारी सब घटना क्या होगा, बढ़ेगा। अब ये क्या आया हुआ है, असम में बाढ़ आया हुआ है, वृद्धि होती है, जिससे क्या होता है, संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, खतरे में जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र क्या हो जाएगा, खतरे में। मानव, पेड़ पौधा, जीव जंतु, जितना भी चीज है सब खतरे में चला जाएगा। इसीलिए संसाधनों का नियोजन करना आवश्यक है, संसाधनों का संरक्षण करना आवश्यक है। सोच समझकर, विवेकपूर्ण से, तकनीक से, कौशल से, सही से क्या करना है, इसका उपयोग करना है। यही संसाधन संरक्षण कहलाता है। संरक्षण के मुख्य सिद्धांत क्या है, संरक्षण के मुख्य सिद्धांत। तो संरक्षण के मुख्य सिद्धांत क्या है, पहला है विवेकपूर्ण उपयोग। ये बता दिए कि विवेकपूर्ण उपयोग से करना है, और अपव्यय को रोकना है। क्या करना है, अपव्यय, जो भी संसाधन है अगर बर्बाद हो रहा है, क्या हो रहा है, अगर बर्बाद हो रहा है संसाधन तो उसको रोकना है। जो जल होगा या ऊर्जा होगा या भोजन, किसी भी चीज संसाधन को क्या करना है, बर्बाद होने से रोकना है। पूर्ण उपयोग, यानी कि कोई भी संसाधन है उसको हम दोबारा उपयोग करने का
क्या कर सकते हैं, तकनीक पैदा कर सकते हैं, दोबारा उपयोग करने की अपनी सोच विकसित कर सकते हैं। तो क्या होगा, हमारी जो संसाधन है संरक्षण से क्या होगा और अच्छा होगा। दीर्घकालिक योजना बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम, दीर्घकालिक योजना बना सकते हैं। वर्तमान पीढ़ियों को ना सोचकर वर्तमान पीढ़ियों के लिए संसाधन रख करके और आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन का दीर्घकालीन बना सकते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, जल संरक्षण, वन संरक्षण बहुत जरूरी है। जल संरक्षण करना, वन संरक्षण, वर्षा जल संचयन, यानी कि हमारी जो वर्षा होती है, जहां पर वर्षा जल संचयन करने की क्षमता है वहां वर्षा जल संचयन करें। नदियों की सफाई करना जरूरी है, क्या है, नदियों की सफाई करना जरूरी है। नहीं करेंगे नदियों की सफाई तो क्या होगा, बीमारी फैलेगा, प्रदूषण होगा, जिससे जीव जंतु, पेड़ पौधा, पर्यावरण सब असंतुलन में हो जाएगा। और जल का अपव्यय, यानी जल का अपव्यय को रोकना है, क्या करना है, जल को अपव्यय को रोकना है, वर्षा जल संचयन को रोकना है, नदियों की सफाई करना है। और जो वनों की कटाई हो रहा है उस पर क्या करना है, रोक लगाना है, क्या करना है, उसको रोक लगाना है। और वृक्षारोपण को क्या करना है, बढ़ावा देना है। और वन्य जीव संरक्षण को क्या करना है, बढ़ावा देना है। ये सब हमें क्या कर सकता है, पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अगर ये सब अगर काम नहीं करेंगे तो पर्यावरणीय संतुलन क्या होगा, बिगड़ जाएगा, क्या होगा, बिगड़ जाएगा। इसीलिए वर्षा संचयन करना जरूरी है, नदियों की सफाई जरूरी है, जल अपव्यय जरूरी है। अगला भूमि, खनिज और ऊर्जा संरक्षण। भूमि को भी क्या करना है, संरक्षण देना है, खनिज को भी संरक्षण देना है, ऊर्जा को भी संरक्षण देना है। भूमि मतलब क्या हो गया कि जो भी भूमि है, यानी उसको जो मृदा है उसको अपरदन से रोकना है। बाढ़ आ गया है तो बाढ़ से क्या, जो मिट्टी का कटाव होता है उसको रोकना है। वायु प्रदूषण रोकना है, भूमि को उर्वरता बनाए रखना है, भूमि की जो उर्वरता है उसको क्या करना है, बनाए रखना है। खनिजों की विवेकपूर्ण क्या करना, उपयोग करना है, उसका पूर्ण चक्रण करना है। सौर, पवन जैसे नवीकरणीय स्रोतों का रहना है, यानी कि जो नवीकरणीय स्रोतों है, नवीकरणीय ऊर्जा है उसको क्या करना है, उसको अपनाना है। और अनवीकरणीय ऊर्जा को कम करना है, कम उपयोग करना है। ये क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने का तरीका हो गया। अब हम जानेंगे जो सतत विकास है, जो पर्यावरणीय संतुलन की बात हो रही है, तो पर्यावरणीय संतुलन की अगर बात होगी तो जो सतत विकास है, तो सतत विकास का बात होगा। तो सतत विकास क्या होता है, सतत विकास एक प्रकार का क्या है, विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की पीढ़ियों को क्या करता है, जरूरतों को पूरा करता है। इसी के चक्कर में यही सतत विकास के लिए हम लोग क्या किए थे, ब्रटलैंड आयोग बनाया था 1987 में। इससे पहले बहुत सारा आयोग बनाया, उसको भी हम क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ने वाले हैं। चलिए एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले हम जान जाते हैं कि जो भारत में संसाधन संरक्षण है, वो भारत में जो संसाधन का संरक्षण वो किससे करता है, यानी भारत का जो अपना संसाधन है वो संसाधन का संरक्षण कैसे करता है, कैसे करता है। पहला तो वो पंचवर्षीय योजना बनाता है, क्या बनाता है वो, पंचवर्षीय योजना से क्या करता है, वो संरक्षण करता है। दूसरा क्या करता है, 1952 में क्या लाया था, राष्ट्रीय वन नीति लाया था, यानी वन क्या है, प्रकार का संसाधन है। और 1952 में राष्ट्रीय वन नीति लाया, जिसके कारण से जो वन है वन को संरक्षण मिलता है। 1988 में लाया, 1988 में लाया, वन कटानी पर रोक है और वनीकरण को बढ़ावा देता है ये नीति। जल संरक्षण नीति लाया है, नदी जोड़ो परियोजना, वर्षा जल संचयन, ये सब क्या है, एक प्रकार का नीति है। ये नीति से क्या होता है, जो संसाधन है उससे क्या होता है, उसकी संरक्षण होता है। संरक्षण व विकास का संतुलन, आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण सुरक्षा। भारत ने बहुत सारी क्या लाया, नीति लाया है, जिसमें बोल रहा है कि आर्थिक का विकास हो लेकिन साथ में क्या हो, पर्यावरण का क्या हो, सुरक्षा हो। और क्या है, 1986 में भारत ने क्या किया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया था। क्या लाया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया था 1986। इसमें प्रदूषण नियंत्रण हेतु कानूनी ढांचा है कि प्रदूषण किस प्रकार के होना चाहिए, कम कैसा होना हो, ये सब क्या इस कानून में दिया गया है। किसमें, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। यानी जो भारत है, ये भारत का अपना जो संसाधन है ये क्या करता है, इतने माध्यम से क्या करता है, ये संरक्षण पैदा देता है, क्या देता है, संरक्षण देता है। अब हम देखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो संसाधन है वो कैसे संसाधन को क्या करता है, संरक्षण देता है। ये क्या है, ये वर्ल्ड लेवल है, ये वर्ल्ड लेवल देशों, यहाँ पर जो देश है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ये सब जो देश है, ये सब जो महादेश है, ये सब कैसे संसाधनों को सुरक्षा देता है, यानी संरक्षण देता है, कैसे नियोजन करता है, हम जानने का प्रयास करेंगे। अंतरराष्ट्रीय प्रयासों की आवश्यकता, यानी कि अब हुआ क्या कि देश लेवल पर तो बहुत सारा सब अपना अपना प्रयास कर रहा था, लेकिन देखा गया कि नहीं, अब अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भी जरूरत है क्या, संसाधनों की
संरक्षण। तो विश्व में संसाधनों के अत्यधिक क्या हो रहा था और असमान उपयोग के कारण क्या हो रहा था, अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रहा था, जिनके समाधान के लिए क्या हुआ था, सब लोग क्या किया, सब देश का नेता एक जगह इकट्ठा हुआ और एक अंतरराष्ट्रीय प्रयास करेगा। क्यों, इसका कारण क्या है, ये लोग इकट्ठा क्यों हो रहा था, तो पहला कारण है संसाधन क्षरण, संसाधनों की कमी हो रहा था, प्राकृतिक संसाधनों का तेजी से क्या हो रहा था, ह्रास हो रहा था और समाप्त हो रहा था, जिसके कारण से क्या, यही पहला कारण है जिसके कारण से क्या सभी लोग क्या हुआ, इकट्ठा हुआ। पर्यावरणीय संकट, प्रदूषण बढ़ रहा था, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जैव विविधता का नुकसान हो रहा है, जैव विविधता घट रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण से क्या हुआ, इन लोगों को क्या हुआ, एक साथ आना पड़ा। अगला है असमान उपयोग, विकसित देश ज्यादा उपयोग कर रहा है और विकसित देश कम उपयोग कर रहा है, विकासशील देश को अपना संसाधन वो सही से उपयोग ही नहीं कर पा रहा है, निकाल ही नहीं पा रहा है, जिसके कारण से क्या हुआ, सभी लोग आपस में मिले। वैश्विक साझा संसाधन, वायु तो सभी देश में प्रभावित होता है, जल, महासागर किसी एक देश की सीमा में तो नहीं है, इसके कारण से क्या हो कि जो वायु है वो प्रदूषित ना हो, जो जल है वो प्रदूषित ना हो, जो महासागर है सभी देशों के साथ सीमा साझा करता है, मतलब जिसके देश के साथ जो समुद्र किनारे है, महासागर किनारे, उसी के साझा करेगा। अगर महासागर गंदा हो जाएगा तो जो विश्व को परेशानियां होगी, इसलिए सभी आया साथ में। और सतत विकास की जरूरत आया, क्या है, सतत विकास मतलब भावी पीढ़ियों के लिए क्या हो, उसके लिए बचा कर रखना जरूरी है। अंतरराष्ट्रीय, इसीलिए क्या किया, अंतरराष्ट्रीय सहयोग किया। अब अंतरराष्ट्रीय, ये सब तो कारण हो गया कि इसके कारण से क्या हुआ, अंतरराष्ट्रीय प्रयास किया संसाधनों के नियोजन के लिए। सबसे पहले प्रयास कब किया गया, 1968 में क्लब ऑफ रोम यानी कि रोम, इटली में क्या हुआ, सब रोम में सब इकट्ठा हुआ, क्या हुआ, रोम में 1968 में क्या हुआ, इकट्ठा हुआ बोला, भाई बहुत प्रदूषण हो रहा है, संसाधन घट रहा है, संसाधन बहुत सारा देश अमीर हो गया खनिज संसाधन में, बहुत सारा देश गरीब हो गया है, सही से वितरण नहीं है, जल, वायु, भूमि सब प्रदूषित हो रहा है, जिसके कारण 1968 में क्या हुआ, बैठक बुलाना पड़ा। यूरोप के वैज्ञानिकों, क्या है इसमें, यूरोप के वैज्ञानिकों और अर्थशास्त्रियों और उद्योगपतियों के एक समूह ने क्लब ऑफ रोम की स्थापना किया। किसका स्थापना किया, इसमें कौन कौन शामिल था, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री और उद्योगपति। वही उद्योगपति जो क्या करता है, सबसे ज्यादा प्रदूषित करता है, सबसे ज्यादा वन काटता है। क्लब ऑफ रोम की स्थापना के यह संगठन वैश्विक समस्याओं को, विशेषकर संसाधनों की सीमितता यानी जो कम है और पर्यावरणीय संकट को क्या करता है, इस पर विचार करेगा, क्या करेगा, इस पर विचार करेगा और विमर्श के लिए बनाया गया, यानी विचार विमर्श के लिए बनाया गया क्या है, क्लब ऑफ रोम। क्लब ऑफ रोम नाम से पता चल रहा है, क्लब ऑफ रोम। संसाधनों की सीमितता, क्लब ऑफ रोम ने 1972 में लिमिट्स ऑफ ग्रोथ रिपोर्ट प्रस्तुत की। क्या किया, एक बुक प्रकाशित किया जिसका नाम है लिमिट्स ऑफ ग्रोथ। क्या नाम है, लिमिट्स ऑफ ग्रोथ, 1972 में। इसमें चेतावनी दिया, क्या दिया, इसमें चेतावनी दिया। इसमें बोला गया कि यदि संसाधनों का उपयोग जिस गति से हो रहा है, यानी जिस गति से संसाधनों का विदोहन हो रहा है, 21वीं सदी में जाकर क्या हुआ, गंभीर संकट हो सकता है। क्या हो सकता है, गंभीर संकट हो सकता है। ये किसने बोला था, लिमिट्स ऑफ ग्रोथ ने, रिपोर्ट ने बोला था। इसीलिए बोला कि वैश्विक चिंता करने की बहुत ही जरूरत है। इस संगठन ने पहली बार विश्व स्तर पर क्या किया, अपना विचार प्रस्तुत किया, और विचार प्रस्तुत किया, क्या बोला, प्राकृतिक संसाधन असीमित नहीं है, असीमित नहीं है यानी कि सीमित है। इसने सतत विकास की दिशा में अंतरराष्ट्रीय सोच की नींव रखी। क्या रखा, यानी पहली बार अंतरराष्ट्रीय किया तो तुरंत में तो सुधार करने की जरूरत नहीं, सुधार तो नहीं करने लगेगा, इसीलिए क्या करने लगा, ये भावी पर्यावरण सम्मेलन को प्रेरित किया कि चलो एक बार पर्यावरण एक बार इकट्ठा हो गया, फिर दूसरा बार इकट्ठा करेंगे, तीसरा बार करेंगे, धीरे धीरे क्या करेंगे, हम संरक्षण करेंगे। आ गया 1972। अब आया स्टॉकहोम। अब जो पूरा विश्व का लोग है सब यहाँ पर क्या हुआ, सम्मेलन हुआ, मानव पर्यावरण एवं संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, UNCHE। अगर क्वेश्चन में पूछ दिया UNCHE का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कब हुआ, 1972 में हुआ। कहां पर हुआ, स्वीडन में हुआ। कहां पर हुआ, स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ। कहां हुआ, स्टॉकहोम शहर में हुआ था। यह पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन था जिसमें पर्यावरण संरक्षण को वैश्विक एजेंडे पर रखा गया। इसमें यानी इसमें महत्व दिया गया। पहला जो हुआ 1968 में, उसमें महत्व नहीं दिया गया ज्यादा, लेकिन इसमें महत्व दिया गया। क्या दिया गया, इसमें पर्यावरण संरक्षण पर क्या किया गया, महत्व दिया गया। क्या दिया गया, महत्व दिया गया। इस सम्मेलन में क्या हुआ, 113 देश शामिल हुआ। कितना देश, 113 देश। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, UNEP यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की क्या हुआ, स्थापना हुआ। UNEP
ईपी, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम स्थापना हुआ। यह सम्मेलन आधुनिक पर्यावरण आंदोलन की नींव रखी। आधुनिक पर्यावरण का क्या करा, नींव रखा। इसको बोलते हैं संसाधनों के सतत उपयोग की दिशा में यह पहला ठोस अंतरराष्ट्रीय कदम है। ये क्या है, ये पहला ठोस अंतरराष्ट्रीय कदम है। क्वेश्चन पूछेगा कि संसाधनों का संरक्षण नियोजन करने के लिए पहला ठोस कदम कब रखा गया, 1972 में, और स्टॉकहोम सम्मेलन को कहते हैं। अगला है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। स्मॉल इज ब्यूटीफुल सुमाकर ने 1973 में, ईएफ सुमाकर ने 1973 में स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक क्या पुस्तक प्रकाशित किया। 1974 तक विश्व व्यापी चर्चा का विषय बन गई। उन्होंने बड़े पैमाने के औद्योगिक उत्पादन और संसाधनों के अंधाधुंध दोहन पर गंभीर प्रश्न उठाया। यानी कि इसमें इसका जो बुक था, इसमें बताया गया था कि कैसे उद्योगपति अपना उत्पादन के लिए कितना वन, कितना प्रदूषित फैला रहा है, सभी भूमि को प्रदूषित कर रहा है और संसाधनों का क्या कर रहा है, अंधाधुंध दोहन कर रहा है। क्या कर रहा है, अंधाधुंध दोहन कर रहा है। इसका कारण एक ही है, अंधाधुंध दोहन करने का पैसा, प्रॉफिट। इसीलिए क्या किया, विवेकपूर्ण उपयोग की अवधारणा लाया। क्या लाया, विवेकपूर्ण। बोला कि सुमाकर ने तर्क दिया कि संसाधनों का उपयोग मानवीय आवश्यकता, यानी कि अगर मानव की जितनी आवश्यकता हो उसकी आवश्यकता के अनुसार क्या हो, वो संसाधनों का उपयोग करे। और प्रकृति की सीमा, यानी प्रकृति की जितना सीमा उसी सीमा के अंदर, ना कि सीमा के बाहर जाके क्या करे, वो संसाधनों का उपयोग करे। उपयुक्त तकनीक के माध्यम से संसाधनों में अधिक मानव कल्याण संभव हो। यानी सही तकनीक के माध्यम से अगर उपयोग किया जाए तो जो संसाधनों का जो विदोहन हो रहा है, घट रहा है, वो उसको कमी को पूरा कर सकते हैं। इसका महत्व क्या है, इसका महत्व यही है कि इस विचारधारा ने क्या किया, सतत विकास की क्या करा, नींव रखा। क्या रखा, नींव रखा। और छोटे पैमाने पर स्थानीय संसाधन और मानव केंद्रित अर्थव्यवस्था पर बल दिया। क्या दिया, वो छोटे पैमाने पर और स्थानीय संसाधन और मानव केंद्रित अर्थव्यवस्था पर क्या किया, ये बल दिया। इसी को क्या किया, इसी का जो सोच था 1974 के बाद 1987 में चलकर क्या बना, ब्रटलैंड रिपोर्ट आया। क्या आया, ब्रटलैंड रिपोर्ट आया। अब ब्रटलैंड रिपोर्ट के आने के बाद क्या होगा, वहां की दोस्त क्या होगा, शामिल होगा। वैश्विक पर्यावरण नीतियों की प्रेरणा मिली, वैश्विक पर्यावरण की प्रेरणा मिली। अगला क्या आएगा, ब्रुटलैंड रिपोर्ट आएगा। क्या आएगा, अवर कमीशन, अवर कॉमन फ्यूचर, अवर कॉमन फ्यूचर। ये 1987 में आया ब्रटलैंड रिपोर्ट। इसमें कहा गया कि जो संयुक्त राष्ट्र ने संयुक्त राष्ट्र क्या है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण और विकास आयोग यानी WCED की स्थापना किया। क्या किया, संयुक्त राष्ट्र ने 1983 में विश्व पर्यावरण और विकास आयोग की स्थापना किया। विश्व पर्यावरण और विकास आयोग, यानी पहली बार हुआ कि इस पर्यावरण के लिए, संसाधन के लिए एक आयोग की स्थापना किया, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने किया था। इस आयोग ने 1987 में क्या किया, अवर कॉमन फ्यूचर नामक ऐतिहासिक रिपोर्ट प्रस्तुत किया। 1983 में क्या बना, मानव पर्यावरण विश्व पर्यावरण विकास आयोग बना। और 1987 में क्या किया, एक रिपोर्ट बनाया। इस रिपोर्ट में कहा गया कि जो सतत विकास की अवधारणा है, इसको बढ़ावा दिया गया। क्या दिया गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सतत विकास को क्या किया गया, सही तरीके से परिभाषित किया गया। परिभाषित यह किया गया कि जो वह विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करे। यानी अभी जो भी विकास हो रहा है, ये विकास जो है वो वर्तमान पीढ़ियों को पूरा कर दे, और जो बिना भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की समझौता किए बिना ये क्या हो, यानी कि जो भी विकास हो रहा है वर्तमान पीढ़ी को आवश्यकताओं को पूरा कर दे और आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों की कमी नहीं होना चाहिए। यही क्या बोला, सतत विकास की अवधारणा। इसमें इसका जो योगदान है, इसका क्या योगदान रहा, इस रिपोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के परस्पर विरोधी नहीं बल्कि पूरक माना। क्या माना, जो पर्यावरण संरक्षण का आर्थिक विकास को जो आया था, विरोधी नहीं माना बल्कि क्या माना, पूरक माना। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, सामाजिक समानता और दीर्घकालिक परिस्थितियों संतुलन पर बल दिया। यह रिपोर्ट 1992 के रियो जी सम्मेलन में नींव रखा। यानी कि अब एक नया रिपोर्ट आएगा जो कि उसको बोलेंगे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरो में क्या होगा, रियो सम्मेलन में क्या होगा, वहां प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद कौन सा सम्मेलन होता है, 1992 में होता है रियो पृथ्वी सम्मेलन। रियो पृथ्वी सम्मेलन, इसी को बोलते हैं प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। क्या बोलते हैं इसको, प्रथम
पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ, ब्राजील में हुआ। कहाँ हुआ? ब्राजील में। और ब्राजील के कौन सा शहर में हुआ था? रियो डी जेनेरो में हुआ था। यहाँ पर आयोजित हुआ, इसको बोलते हैं पृथ्वी सम्मेलन। क्या बोलते हैं? पृथ्वी सम्मेलन। और कौन सा पृथ्वी सम्मेलन? इसको बोलते हैं प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। क्या बोलते हैं इसको? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। संसाधनों को सतत उपयोग, क्या रखा था यहाँ पर? सतत उपयोग की दिशा में एक ऐतिहासिक वैश्विक पहल थी। इसमें कितने देशों ने भाग लिया था? 189 देशों ने। और इसमें कौन सा एजेंडा अपनाया गया? एजेंडा 21। क्या अपनाया गया? एजेंडा 21। एजेंडा 21 का एक व्यापक कार्य योजना है जो पर्यावरण संरक्षण, क्या है? पर्यावरण संरक्षण। इसमें है कि इस योजना में है कि पर्यावरण को संरक्षण करेंगे, सामाजिक विकास और आर्थिक प्रगति को क्या करेंगे? एक साथ करेंगे। क्या करेंगे? एक साथ साधने का लक्ष्य रखती है। इसने सतत विकास को वैश्विक नीति का केंद्र बनाया। क्या बनाया? यानी कि जो सतत विकास हो वो वैश्विक लेवल पर हो। क्या हो? विश्व लेवल पर हो। और स्थानीय से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जिम्मेदारी ली। यानी स्थानीय से लेकर के क्या लिया? अंतर्राष्ट्रीय। यानी इसमें टोटल इसमें 21 मुद्दा था। कितना था? 21 मुद्दा था। मुख्य मुद्दा इसमें यह था कि पर्यावरण संरक्षण हो और सामाजिक विकास की आर्थिक प्रगति को क्या करे? एक वैश्विक साझा के रूप में क्या करे? साझा के रूप में क्या करे? बांटने का प्रयास करे। यानी लक्ष्य रखा इसका। पहला में हो गया पृथ्वी सम्मेलन। अब क्या होगा? दूसरा सम्मेलन, इसको बोलते हैं क्योटो सम्मेलन। क्या बोलते हैं इसको? क्योटो सम्मेलन। ये कब? 1997 में हुआ। क्योटो सम्मेलन क्यों बुलाया गया? क्योंकि जो जलवायु परिवर्तन है, क्या है? जलवायु परिवर्तन, और जो ग्रीन हाउस गैस था, क्या था? जलवायु परिवर्तन बढ़ रहा था। जो ग्रीन हाउस जो प्रभाव था वो बढ़ रहा था, जिसके कारण से 1997 में जापान में कौन सा शहर था? क्योटो शहर में बुलाया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय संधि अपनाई गई। क्या बनाया गया? ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय संधि। इसका उद्देश्य क्या था? जो CO2 है, क्या है? CO2, यानी कि हम लोग जो CO2 का जो उत्सर्जन कर रहे हैं, जो मीथेन का जो उत्सर्जन हो रहा है, इससे क्या हो रहा है? जो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को क्या करना है? कम करना है। यानी जो ग्रीन हाउस गैस किसको बोलते हैं? CO2 CH4 को बोलते हैं। यही क्या करता है? ग्रीन हाउस को प्रभाव को बढ़ाता है। इसीलिए बोल रहा है ग्रीन हाउस गैस को क्या करना है? कम करना है। और जलवायु परिवर्तन की गति को क्या करना है? धीमा करना है। यानी जो भी जलवायु परिवर्तन हो रहा था, एकदम तेजी से क्या हो रहा था? जलवायु परिवर्तन हो रहा था। तेजी से होने के कारण से इसी को क्या बोला? जो जलवायु परिवर्तन बढ़ रहा है उसको क्या करना है? कम करना है। और जो ग्रीन हाउस गैस का जो प्रभाव बढ़ रहा था, CO2 का ज्यादा उत्सर्जन हो रहा था, CH4 का, उसको क्या बोला? कम करने के लिए। विकसित देशों की बाध्यकारी प्रतिबद्धता, यानी जो भी विकसित देश था उसके लिए क्या होता? बाध्यकारी बन गया कि तुमको एकदम CO2 और CH4 को कम करना ही है। क्योटो प्रोटोकॉल ने पहली बार क्या किया? विकसित देशों पर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर क्या किया? घटाने की कानूनी बाध्यकारी डाली। क्या डाला? यानी जो भी विकसित देश है, जो भी ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको बाध्य किया गया कि तुम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा तुम ही करता है। यह संधि UNFCCC के अंतर्गत आई। क्या आया? UNFCCC के अंतर्गत। और 2005 में लागू हुआ। क्या हुआ? 2005 में लागू हो गया। यह संसाधन के जिम्मेदार उपयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण वैश्विक प्रयास था। यानी एक महत्वपूर्ण प्रयास था। क्या था ये? महत्वपूर्ण प्रयास था, क्योंकि जलवायु परिवर्तन बढ़ रहा था, है ना, ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ रहा था, इसलिए ये लाया गया। अगला आता है जोहान्सबर्ग 2002 जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन। क्या है? जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन। अब तीसरी बार हुआ, यानी प्रथम 1992, द्वितीय 1997, फिर 2002। इसके उद्देश्य क्या था? इसका 2002 में सबसे पहले लाया गया। ये कहाँ आया था? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका कौन सा शहर में आया था? जोहान्सबर्ग में आया था। यह किस लिए आया था? सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन। सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन यानी WSSD आयोजित हुआ था। यह रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के एक दशक के बाद समीक्षा और आगे की कार्रवाई के लिए बुलाया गया। यानी बताया गया कि जो हम लोग 1992 में उपस्थित हुए थे एक साथ और जो चर्चा किए थे, क्या उसमें जो चर्चा किए थे, जो अपने मानने के लिए बोले थे कि हम ये इसको कम करेंगे, क्या वो उपयोग हो रहा है सही से? क्या वो सही से हर जगह देश लागू कर पा रहा है? इसी के लिए इसको क्या किया गया? फिर से इसको चेक करने के लिए क्या किया गया? बुलाया गया। मुख्य निर्णय इसमें क्या हुआ कि इसमें सम्मेलन में जोहान्सबर्ग घोषणा पत्र हुआ। क्या हुआ इसमें? जोहान्सबर्ग घोषणा पत्र, यानी जिस शहर में हुआ उसी शहर के नाम से जोहान्सबर्ग घोषणा पत्र आया। और इसमें क्या हुआ? कार्यान्वयन योजना अपनाई गई। एक घोषणा पत्र लागू हुआ जिसमें क्या किया गया? कार्य
कार्यान्वयन योजना अपनाई गई, जिसमें कहा गया कि जो ऊर्जा है, क्या है, जो ऊर्जा है, जो जल है, और जो स्वास्थ्य है, और जो कृषि है, जैव विविधता, इन 5 क्षेत्रों में ठोस लक्ष्य निर्धारित किया जाए। क्या किया जाए? और नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया। यानी 5 चीज पर ध्यान दिया गया कि जो ऊर्जा है, जो जल है, जो स्वास्थ्य है, कृषि है, जैव विविधता पर है, इन पर क्या किया? बल दिया गया। क्या किया गया? इस पर बल दिया गया। बल दिया गया मतलब हो गया कि जो इसको क्या करना है, इसको संरक्षण देना है और इसको सही करना है, और उपयोग को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया। तो इसका महत्व क्या होता है? इस सम्मेलन में यह स्पष्ट किया कि आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और पर्यावरण संरक्षण तीनों एक साथ आवश्यक है। यानी कि अगर आपको देश को आर्थिक विकास बनाना है तो उसके साथ सामाजिक न्याय भी होना जरूरी है, और पर्यावरण का संतुलन बना रहे ये भी जरूरी है। यानी पर्यावरण संतुलन कब बनेगा? जब संरक्षण करेंगे। तीनों एक साथ आवश्यक है। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग और गरीबी उन्मूलन के सतत विकास के केंद्र में रखा गया। यह सम्मेलन वैश्विक सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। यानी कि जो भी घटना घट रहा था, जलवायु परिवर्तन हो रहा था, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा था, संसाधन का सही उपयोग नहीं हो रहा था, दोहन हो रहा था, ये सब के लिए क्या किया गया था? सम्मेलन किया गया। अब आया 2009, क्या गया? 2009 में वैश्विक जलवायु पर्यावरण प्रयास। वैश्विक जलवायु पर्यावरण प्रयास यानी कि मुख्य समस्या की जलवायु बहुत दिक्कत करता है। कोपेनहेगन जलवायु सम्मेलन, किसको क्या बोलते हैं? कोपेनहेगन जलवायु सम्मेलन, COP25 दिसंबर 2009 में क्या किया? डेनमार्क में। कहाँ किया गया? डेनमार्क में कोपेनहेगन शहर में। डेनमार्क के कोपेनहेगन शहर में UNFCCC के तहत आयोजित यह सम्मेलन जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक वैश्विक समझौता की दिशा में महत्वपूर्ण निभाई। यानी कि जो भी जलवायु परिवर्तन हो रहा था, जो भी जलवायु परिवर्तन बढ़ रहा था, उसको कम करने के लिए क्या किया? एक जगह वैश्विक समझौता की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास था। कोपेनहेगन समझौता क्या था? इस सम्मेलन में क्या था? विकसित और विकासशील देश, यानी जो देश विकसित हो चुका है और जो विकासशील, जो अभी विकास पर भी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने पर चर्चा की। ग्रीन हाउस गैस, बोला भाई ग्रीन हाउस गैस को कम करना बहुत जरूरी है, नहीं तो गर्मी से मर जाएंगे। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने पर चर्चा की है। वैश्विक तापमान वृद्धि 2 डिग्री से तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया। यानी जो अभी जो वैश्विक तापमान था उसको 2 डिग्री सेल्सियस, कितना? 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया। अब इसको हम क्या, जो अभी जितना भी हम जो टाइमलाइन बताएं ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, लेकिन जो आयोग बना है हर साल एग्जाम पूछता है, तो अब सबसे पहले सबसे आसान भाषा में क्या करता है? 1968 में क्या बना? क्लब ऑफ रोम। 1972 में क्या हुआ? स्टॉकहोम। 1974 में क्या हुआ था? विवेकपूर्ण उपयोग यानी कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल। 1987 में क्या हुआ? ब्रूटलैंड आयोग बना था। 1992 में रियो डी जेनेरो। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल। 2002 में क्या बना था? जोहान्सबर्ग। 2009 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन। ये बहुत ही जरूरी है, इसको याद रखना। ये एग्जाम में कम से कम हर साल सवाल पूछ ही देता है। तो इस चैप्टर को हम यहीं पर खत्म करते हैं, और जितना भी क्वेश्चन होता है इस चैप्टर से, जितना भी क्वेश्चन आता है सारा क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। चाहे वो 1 नंबर का क्वेश्चन हो, चाहे वो 5 नंबर का क्वेश्चन हो, चाहे वो 2 नंबर का क्वेश्चन हो, और एग्जाम को फोड़ दीजिए आप लोग। जय हिंद।